हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा है, जिसकी डेफिनेशन हमने 30 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ आज हम अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे गार्जियन से। तो गाइस, गार्जियन में क्या होता है कि इन रिलेशन टू अ चाइल्ड विच हिज नेचुरल गार्जियन और एनी अदर पर्सन हैविंग अ ओपिनियन ऑफ द कमिटी और एज द केस में बी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गार्जियंस होते हैं, गार्जियन में सबसे ज़रूरी होता है कि या तो वो उसके नेचुरल गार्जियन हो या फिर कमिटी ने या फिर उनको डिक्लेयर किया हो कि ये नेचुरल गार्जियन है। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं गार्जियन। ठीक है। बेसिकली हमें इसमें जो मेन डेफिनेशन थी वो जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे ज़रूरी अपनी जुवेनाइल की है, हीनियस ऑफेंसेस की है, जुवेनाइल और सीरियस ऑफेंसेस की कुछ डेफिनेशन है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ ग्रुप फॉस्टर केयर, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि ग्रुप फॉस्टर केयर में क्या होता है कि मीन्स अ फैमिली लाइक फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट वहाँ का ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से रह सके और कुछ सीखें वहाँ पे, इसलिए उसको ग्रुप फॉस्टर केयर बोलते हैं। बिलोंगिंग टू द आइडेंटिटी थ्रू फैमिली लाइक एंड कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं अपना हीनियस ऑफेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट। हीनियस ऑफेंसेस क्या होता है? इंक्लूड्स द ऑफेंस ऑफ विच द मिनिमम पनिशमेंट अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड इज इम्प्रिजन फॉर 7 years और मोर। नाउ हीनियस ऑफेंसेस में सबसे ज़रूरी है 7 years या फिर उससे मोर। जो भी पनिशमेंट है वो या तो 7 years हो या फिर उससे ज़्यादा का हो, तो हम इसको बोलेंगे हीनियस ऑफेंसेस। 3 तरह के ऑफेंसेस है, पेटी ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस और सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है। सबकी डेफिनेशंस हैं, आप लोग एक साथ लिख लीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 of 34 में ये दी गई है और आगे चल के हम पढ़ेंगे सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन। सबको एक साथ लिख लीजिएगा, सब में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। ठीक है। 34 में क्या बोला गया है? इंटर कंट्री एडॉप्शन मीन्स एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय रेजिडेंशियल इंडियन और पर्सन ऑफ। ठीक है। देखो, 2 तरह के एडॉप्शन होते हैं, एक होता है इंटर एडॉप्शन या फिर इंटर एडॉप्शन। इंटर एडॉप्शन आउटर द कंट्री होता है, इंटर एडॉप्शन यहाँ पे इंडिया के अंदर होता है। ठीक है। जुवेनाइल, सबसे अच्छी बात है, जुवेनाइल और चाइल्ड सेम मीनिंग रखते हैं, जो कि अंडर ईयर ऑफ 18 इंच। ठीक है। नाउ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, पता है आपको एनडीपीएस एक्ट में, ये जब आप लोगों के लिए मैं एनडीपीएस एक्ट लेके आऊँगा तब आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि एनडीपीएस क्या होता है। ठीक है। नाउ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सबको पता है। एनओसी, एनओसी किस लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल कारा, जो मैंने आपको एजेंसी बताई थी, जो अथॉरिटी थी कारा एजेंसी, वो एनओसी प्रोवाइड करती है। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कौन होते हैं? एनआरआईज जो होते हैं, वो कि हाल ही में अपना 1 साल के अंदर बाहर रहने गए, इंडिया के बाहर रहने गए, उनको एनआरआई बोलते हैं ना। नोटिफिकेशन जो कि गजट में निकाल दिया जाएगा। 40 ऑब्जर्वेशन होम, ऑब्जर्वेशन होम में क्या होता है? फॉस्टर केयर, ऑब्जर्वेशन होम, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये वो जगह है जहाँ पे हम जो भी जुवेनाइल है, जो कि थोड़ा सा राह से अपनी भटक गया है, जो ऑफेंस की साइड निकल गया, क्रिमिनल बन चुका है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं क्या? केयर और नीड, जो भी उसकी ज़रूरत की होती है। ठीक है ना। 41 में ओपन शेल्टर होना चाहिए। देखो, मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन सिर्फ माइनर इसलिए बता रहा हूँ जिससे इसमें कुछ है नहीं, आप लोग इसको पढ़ लें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑर्फनेज में बताया गया है कि बायोलॉजिकल एडॉप्टिव पेरेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। ऑर्फन में जिसके बायोलॉजिकल एडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको हम ऑर्फन बोलते हैं। नाउ पर्सन ऑफ द इंडियन ऑरिजिन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो कि यहाँ के होते हैं, इंडियन जो भी इंडिया के होते हैं उनको हम पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बोलते हैं। पेटी ऑफेंसेस क्या होता है? इंक्लूड द ऑफेंसेस। यस, पेटी ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस में अप टू 3 years, मतलब कि 3 year, एक तरह से बोल सकते हैं कि अप टू 3 years, 3 साल तक के जितने भी ऑफेंस होते हैं उनको हम पेटी ऑफेंसेस बोलते हैं। ठीक है। नाउ प्लेस ऑफ सेफ्टी मीन्स एनी प्लेस इंस्टीट्यूशन नॉट बीइंग अ पुलिस लॉकअप और जेल established सेपरेटली और attached to an observation home or special home as the case may be, to receive and take care of the children alleged or found to be in conflict with the law or by any order or the board or children court। ठीक है। या तो बोर्ड उसको डिसाइड कर दे या फिर चिल्ड्रन कोर्ट डिसाइड कर दे, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ सेफ्टी। नाउ प्रिस्क्राइब्ड जो कि रूल्स इसमें दिए गए हैं। प्रोविजन ऑफिसर इसमें दिया गया है, मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफिसर, प्रोविजन ऑफ अंडर एक्ट में दिया गया है। ठीक है।
बेसिकली प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो मैंने पढ़ा दिया है, आप उसमें जाके एक बार चेक कर सकते हैं। उसमें हमें बताया है कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में प्रोविजन ऑफिसर क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होती है, ठीक है। नाउ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स छोड़ दीजिए, पब्लिक प्लेस पब्लिक छोड़ दीजिए, कोई नहीं है। अब सीधा हम आते हैं सीरियस ऑफेंसेस पे। 2 of 54 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीरियस ऑफेंसेस। देखिए सीरियस ऑफेंसेस में हमने 2 क्लॉज पढ़ना है, जिसमें हमने बताया गया है कि एक में क्या मिनिमम फॉर द टर्म मोर देन 3 इयर्स। अच्छा, मोर देन 3 इयर्स 3 to 7 इयर्स का कॉन्सेप्ट है, 3 से ज़्यादा बट 7 से कम, ये कॉन्सेप्ट है सीरियस ऑफेंसेस का, ठीक है। कि 3 से ज़्यादा हो बट 7 से कम हो, इसको हम सीरियस ऑफेंसेस बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द टर्म मोर देन 7 ईयर बट नॉट, अच्छा इसमें क्या है कि मोर देन 7 ईयर्स हो बट मिनिमम इम्प्रिजनमेंट उसका 7 ईयर से कम होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं सीरियस ऑफेंस। तो पेटी ऑफेंसेस हो गया, सीरियस ऑफेंस हो गया, हीनियस ऑफेंस हो गया। 7 से ज़्यादा हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस 3 से 7 तक के बीच का, और मोर देन 7 ईयर्स के लेस देन 7 ईयर्स तक का जो भी पनिशमेंट है उसको हम बोलते हैं सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है ना। स्पेशल होम, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई जाती है सेक्शन 107 में, वो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ स्पेशल होम क्या है? मीन्स एंड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 48 में बनाया गया स्पेशल होम। एडॉप्शन स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी मीन्स एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बनाती है अंडर सेक्शन 65। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पॉन्सरशिप कोई जरूरत नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सबको पता है। सरेंडर चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड हु इज रिलिंक्विश्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ द, अच्छा ठीक है, रिलिंक्विश कर दिए जाते हैं और जिनको कमिटी डिसाइड कर देती है, ठीक है। ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, अगर कहीं और भी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो उनको एज इट इज़ ये माना जाए कि इसमें यूज़ किए गए हैं इस एक्ट में। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2। चैप्टर 2 जैसे कि गाइज आप लोगों को मैंने बताया था, ये हमारा जो एक्ट है ये 112 सेक्शंस और 10 चैप्टर में डिवाइडेड है, जिसका हमने आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सेक्शन है 3। गाइज सेक्शन 3 में बेसिकली हम लोगों को प्रिंसिपल्स दिए गए, मेनली हम लोगों को प्रिंसिपल्स दिए गए। सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसमें कि हमने जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड कमिटी, अदर एजेंसी एज द केस मे बी व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी गाइडेड बाय द फॉर्मली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये प्रिंसिपल्स हैं, आप इन प्रिंसिपल्स को नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, नज़र मार लें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सबसे ज़रूरी इसका एक लास्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें कि इन लोगों को ये बताया गया है कि सबको पता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, कि हमें दोनों पार्टीज़ को सुनना चाहिए और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग, मेरी एक विनती है आप लोगों से कि इसको आप लोग बना लें, नोट डाउन कर लें, बाकी एक बार नज़र मार लें, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि ये चैप्टर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अथॉरिटीज़, जो कि इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस CRPC, द स्टेट गवर्नमेंट, इसको किसको पावर दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, दे विल कंस्टिट्यूट एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट। तो अगर जो भी वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाती है या फिर अलग भी ज़्यादा भी बना सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं किसी भी। अ बोर्ड कौन कौन होंगे उसमें? अ बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। A board shall consist of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class, not being chief metropolitan or not chief, अच्छा CMM नहीं होगा, CJM नहीं होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और JMFC, MM और JMFC। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें कौन कौन नहीं होगा। CJM नहीं होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होंगे, इस चीज़ को आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। आप लोग इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखें, जैसे CMM और CJM इसमें नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि एज रेफर्ड इन द प्रिंसिपल मेजर विद एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, +2 सोशल वर्कर्स होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली नीड बोर्ड है, कमिटी है, कोई इशू नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, एक से ज़्यादा बना सकता है। उस बोर्ड में कौन कौन होगा? MM हो सकता है, JMFC हो सकता है, बट CMM और CJM नहीं होंगे। मैं आपको फिर वही चीज़ बोल रहा हूँ, जिनको 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 इयर्स का, ठीक है। 2 सोशल वर्कर होना चाहिए, सच एज मैनर में बी प्रिस्क्राइब्ड एट whom at least one shall be a woman,
अच्छा, सोशल वर्कर में 1 कैसी होनी चाहिए, सोशल वूमन में एटलीस्ट 1 कैसी होनी चाहिए, आपकी 1 वूमेन होनी चाहिए, ठीक है, 1 वूमेन होनी चाहिए। फॉर्मिंग अ बेंच एंड एवरी सच बेंच शैल हैव द पावर्स कन्फर्ड बाय द सीआरपीसी मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। आप लोग देख लीजिए क्या क्या, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जेएमएफसी या फिर 2 सोशल वर्कर, जिसमें से 1 वूमेन होनी चाहिए, ठीक है। नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस सच पर्सन हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द हेल्थ। अच्छा, जो सोशल वर्कर है उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए क्या में, हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज, ठीक है। ये है उसका क्राइटेरिया कि सोशल वेलफेयर कौन, सोशल वर्कर कौन हो सकते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड इफ, अब ये है नॉन क्वालिफिकेशन। ये जो सबसेक्शन 4 है ये नॉन क्वालिफिकेशन की बात करता है कि इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। हैज़ एनी पास रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स। अच्छा, उसने क्या नहीं किया होना चाहिए, उसने वायलेशन नहीं किया होना चाहिए क्या का, ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस इमोरल turpitude and such conviction has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offense। सबसे पहले कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप कन्विक्टेड हो चुके तो आप सोशल वर्कर बनने के लायक नहीं है। आपका जो क्वालिफिकेशन एरिया है वो आपका डिनाइड कर दिया जाएगा कि आपने ऐसा ऐसा किया, इसलिए आप इस लायक नहीं है कि आप सोशल वर्कर बन सकते, ठीक है। हैज़ बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी सर्विसेज में थे आप सीजी की या एसजी की, जहाँ से आप रिमूव कर दिए गए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हैज़ एवर इंडल्ज एनी चाइल्ड अब्यूज़, एम्प्लॉयमेंट, लेबर, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी में, इन सब में भी नहीं होना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड सेंसेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। तो ये यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है पूरी, जो कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर द इंडक्शन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना आप वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे बोर्ड के मेंबर बनने से, ठीक है। नाउ 7 में आप लोग देख लें एक बार, द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट छोड़ के, मे बी टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि टर्मिनेशन बता दिया है कि आप लोगों को टर्मिनेट कैसे किया जाएगा। अच्छा, किसको छोड़ के टर्मिनेट किया जाए, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को नहीं करेंगे। हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, ये तो आपने मिसयूज ऑफ पावर किया हो अपना, ठीक है, या तो आप गिल्टी पाए गए हैं मिसयूज ऑफ पावर का, और फेल टू अटेंड, या तो प्रोसीडिंग आपने फेल हो गए हैं आप प्रोसीडिंग अटेंड करने के लिए, या फिर फेल टू अटेंड मिनिमम 3/4 ऑफ द सिटिंग्स इन अ ईयर। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3/4 सिटिंग्स होनी चाहिए, वो भी आप फेल हो गए। कितनी सिटिंग्स मांग रहे हैं ये लोग, 3 से 4, ठीक है। नाउ बिकम इनएलिजिबल अंडर सबसेक्शन 4 ड्यूरिंग हिज टर्म एज अ मेंबर। सबसेक्शन 4 हमने देख रखा है कि क्या बताया गया है हमको, ये जो पूरी एक लिस्ट दी गई है 4 चीज़ों की, इनएलिजिबल हो जाते हैं तो उन सबको लेके हुए भी ये लोग उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गाइस, सबसे ज़रूरी अब आ जाता है अपन प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। अच्छा, where an inquiry has been initiated, inquiry initiate हो गई in respect of any child under this act, ठीक है, and during the course of such inquiry the child complete the age of 18 years। अच्छा, अब क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं। इंक्वायरी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ड्यूरिंग इंक्वायरी ये पता चला कि ये तो बच्चा है ही नहीं, ये तो इसने 18 ईयर अपनी कंप्लीट कर ली है। Then, notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being, the inquiry may be continued by the board and orders may be passed in respect of such person as if such person had committed to be a child। कोई इशू नहीं, आपने 18 कर ली, लेकिन वो वैसे ही कंटिन्यू मानी जाएगी जैसे कि आप एक चाइल्ड है, ठीक है। अब प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु कमिटेड एन ऑफेंस व्हेन पर्सन हैज बिलो द 18 ईयर्स। अच्छा, अभी हम 5 में बात कर रहे थे कि जिसने जो इंक्वायरी में उसने अटेंड कर ली हो। अच्छा, अब इसमें क्या है, व्हेन पर्सन हैज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इस वाले में 18 ईयर्स से नीचे है और इस वाले में 18 ईयर्स उसने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। नाउ a person who has completed 18 years of age and is apprehended for committing an offence which he was below the age of 18 years, then such person shall, subject to the provision of this section, be treated as a child during the process of inquiry। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के लिए उसको क्या मानेंगे, हम चाइल्ड मानेंगे। द पर्सन रेफर्ड इन द सबसेक्शन 1
she is not released on by bail, board shall be placed in a place of safety during the process of inquiry. Process of inquiry में place of safety पे रखा जाएगा. Place of safety definition में दिया गया था, आप लोग पढ़ लेंगे तो उसको ये आप लोग ध्यान से रखेंगे. The person referred to in the subsection 1 shall be treated as per the procedure specified under provision of this act. हम उसको सबसेक्शन 1 के अंदर ही प्रोसीड करेंगे. ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन जो जिसने 18 ईयर्स अटेंड कर लिए. सेकंड में क्या कर रहे थे कि वो एप्रीहेंडेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, ऐसा मान रहे थे जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया हो. ठीक है, प्रोसीजर इन रिलेशन टू द बोर्ड. प्रोसीजर क्या है? नाउ अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर. द बोर्ड shall meet at such time and shall observe such rules regarding to the transaction of the business as its meetings as may be prescribed and shall ensure that all the procedures are child friendly. सबसे ज़रूरी जे एक्ट का जो बनाना है, जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आप लोगों को बता रखा है मैंने. चाइल्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि वो चाइल्ड फ्रेंडली नेचर रखते हैं. ठीक है, अब दूसरे में क्या कर रहे हैं कि अ चाइल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ मे बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द बोर्ड व्हेन द बोर्ड इज नॉट इन सिटिंग. अगर बोर्ड सिटिंग में नहीं है तो इंडिविजुअल मेंबर के आगे ही उसको प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अ बोर्ड में नॉट withstanding the absence of any member of the board and no order passed by the board shall be invalid by the reason only of the absence of any member during any stage of proceeding. ठीक है, ये तो easy है. by the reason इसलिए सिर्फ ऑर्डर पास नहीं हो. अ बोर्ड में नॉट बोर्ड में एक्ट नॉट विद इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर. अगर कोई मेंबर उसमें एब्सेंस है, नो ऑर्डर पास बाय द बोर्ड शैल बी इनवैलिड बाय द रीजन ओनली ऑफ द एब्सेंस. अच्छा, मेंबर ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, इसलिए नहीं उसको कोई भी इनवैलिड हो जाए कि भाई बोर्ड का कोई मेंबर नहीं था इसलिए ये इनवैलिड है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, प्रोवाइडेड देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इंक्लूड द प्रिंसिपल मेजर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द फाइनल डिस्पोजिशन के टाइम पे एटलीस्ट अ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और उसके साथ 2 लोग होने जरूरी है. ठीक है, इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस द ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इन द इंटरिम और द फाइनल डिस्पोजल द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी शैल प्रिवेल बट वेयर देयर इज नो सच मेजॉरिटी द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट शैल प्रिवेल. ठीक है, सबसे पहले मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी, बट अब अगर प्रिवेल करने के लिए नहीं है तो फिर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ही प्रिवेल करेगा. ठीक है, नाउ पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड. अब हम बात कर रहे हैं इसमें पावर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पावर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेते हैं एक बार. notwithstanding anything contained in the lot of time includes but save as otherwise expressly provided in the act, the board constituted for any discharge shall have the power to deal exclusively with all the proceeding under this act relating to the children in conflict with law in the area of jurisdiction. such board एक बोर्ड है जिसके अंदर में 10 जिले आते हैं, 12 जिले आते हैं. वो अपने यहाँ किसी प्रकार की प्रोसीडिंग कर सकता है, किसी तरह से डील कर सकता है, एक्सक्लूसिवली डील कर सकता है, और उसके लिए उसको जो भी कदम उठाने पड़े वो कर सकता है. द पावर्स कन्फर्ड द बोर्ड or by under any act may also be exercised by the High Court in the Children's Court when the proceeding comes before them under section 19 or an appeal revision or otherwise. इसमें क्या पावर्स दी गई है बोर्ड को? क्या वो हाई कोर्ट एज अ हाई कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट्स एज अ पावर्स दी गई है उसको. बोर्ड के पास ऐसी पावर है. मे ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट एंड द चिल्ड्रंस कोर्ट व्हेन द प्रोसीडिंग कम बिफोर देम आफ्टर अंडर सेक्शन 19. अच्छा, हाई कोर्ट और चिल्ड्रंस कोर्ट है, वो भी एज अ बोर्ड की पावर उनको दी गई कि वो भी इस तरह से डील कर सकते हैं. अपन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड शैल इंक्लूड क्या क्या है? इंश्योरिंग द इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट ऑफ द गार्जियन इन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, उनको फंक्शन क्या इंश्योर करते हैं कि पार्टिसिपेट ऑफ द चाइल्ड हो, है ना, इंश्योर करते हैं. ये एक लिस्ट है पूरी EFGHIJKLMN, ये इन सब के फंक्शंस हैं. ये फंक्शंस किस किस के हैं आप लोग देख लीजिए एक बार. फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड, बोर्ड की क्या फंक्शंस हो गए? इंश्योर करेंगे पार्टिसिपेशन उसका. दूसरे में चाइल्ड राइट्स को इंश्योर करें, प्रोटेक्ट करेंगे. फिर इंश्योर कर रहे हैं एबिलिटी ऑफ द लीगल एड, चाइल्ड को लीगल एड देंगे, इंश्योर करेंगे इस चीज़ को भी. और फिर जो भी लीगल एड है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना. फिर डायरेक्ट द प्रोविजन ऑफिसर डायरेक्ट करें नॉट द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सोशल वर्कर टू अंडरटेक सोशल इन्वेस्टिगेशन into the case of submit a social investigation report within. अच्छा, जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो इन लोगों को जो भी प्रोविजन ऑफिसर है उसको विद इन 15 डेज, कितने डेज के अंदर? विद इन 15 डेज इन लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी कि 15 डेज के अंदर आप सबमिट करिए. प्रोविजन ऑफिसर को 15 डेज के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी. ठीक है, नाउ
अब हम बात करते हैं एडजुडिकेट एंड डिस्पोज ऑफ केस ऑफ चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। स्पेशल सेक्शन 14 में जो कि एजुकेशन डिस्पोज ऑफ द केस है उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ट्रांसफरिंग टू द कमिटी मैटर्स कंसर्निंग द चाइल्ड एलिजिबल टू बी कंसर्निंग द लॉ, इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ द मैटर पासिंग फाइनल ऑर्डर दैट इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द चाइल्ड रिहैबिलिटेशन। हम क्या कर सकते हैं इसमें कि डिस्पोज कर सकते हैं मैटर को और फाइनल ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन रिगार्डिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। एटलीस्ट 1 इंस्पेक्शन विजिट एवरी मंथ ऑफ द रेजिडेंशियल, अच्छा जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, जो भी सुधार गृह है, फॉस्टर केयर है, ओपन शेल्टर है, यहाँ पे मिनिमम एक विजिट तो रहेगी, एक इंस्पेक्शन विजिट तो रहेगी ही, ठीक है। ऑर्डर द प्लेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर की बात हो रही है कि उसको एफआईआर करने चाहे committed against any child in conflict with the law and other time being force of the complaint made in the receipt। एफआईआर करने के लिए बोला है कि अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी होता है तो उसके उसको अगेंस्ट में उसके एफआईआर भी की जा सकती है, अगर उसके अगेंस्ट में किसी ने किया, चाइल्ड के अगेंस्ट में, ठीक है। ऑर्डर द पुलिस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उस ऊपर बात हो रही थी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, नीचे बात हो रही है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन, ठीक है। कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द जेल, जेल का रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, चाइल्ड इज लॉ इन द जेल्स। टेक इमीडिएट मेजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड इन ऑब्जर्वेशन होम, अगर वो जेल में है तो उसको इमीडिएट ऑब्जर्वेशन होम में ले जाएंगे और जो भी एनी फंक्शंस जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। नाउ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। अच्छा उनके लिए क्या है, जो इनमें उनके लिए मजिस्ट्रेट के लिए क्या है जो इस एक्ट के अंदर एम्पावर नहीं किए गए। When a magistrate not empowered to exercise the power of the board under this act is the opinion that the person alleged to have been committed the offence and brought before him is a child, he shall, without any delay, record such opinion and forward the child immediately along with the record of such proceeding to the board having jurisdiction। तुरंत क्या कर रहे हैं ये लोग, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और जो भी बोर्ड जिसका जुडिक्शन है वहाँ पे भेज दिया जाएगा बिना देरी किए, ठीक है। इन केस ऑफ अ पर्सन एलीज्ड टू हैव बीन कमिटेड एन ऑफेंस क्लेम्स बिफोर अ कोर्ट अदर देन अ बोर्ड, अच्छा बोर्ड यहाँ पे बोर्ड को नहीं कर रहे हैं, कोर्ट को कर रहे हैं। डेट द पर्सन इज चाइल्ड और वाज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, इफ द कोर्ट इटसेल्फ इज ऑफ ओपिनियन दैट द पर्सन वाज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जिस टाइम उसने ऑफेंस किया उस टाइम वो चाइल्ड था, the said court shall make an inquiry, take such evidence the case may be necessary but not on affidavit। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि एफिडेविट पे नहीं लेगा, एफिडेविट पर नहीं लेगा, बट नॉट ऑन एफिडेविट, ठीक है, बट नॉट ऑन एफिडेविट टू डिटरमाइन द एज ऑफ सच पर्सन एंड शेल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग ऑन द मैटर स्टेटिंग द एज ऑफ द पर्सन इज नियरली एज बीइंग, ठीक है। जो भी हम जिस तरीके से भी उसकी एज पता लगा सकते हैं द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वो ध्यान में रखते हुए हम ये काम करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच अ क्लेम मे बी रेज्ड बिफोर एनी कोर्ट, अच्छा किसी कोर्ट के आगे कोई भी क्लेम आया एंड इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे, इवन आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द केस, कब, आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द केस एंड सच अ क्लेम शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट एंड द रूल मेड देयरअंडर इवन इफ द पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ चाइल्ड और बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत ऑर्डर किया है फिर कुछ भी एट एनी स्टेज आफ्टर डिस्पोजिशन, हम अगर वो चाइल्ड है तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, उस प्रोविज़न को भी हम क्लेम कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इफ द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड वाज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इट शैल फॉरवर्ड द चाइल्ड टू द बोर्ड। कहाँ भेज दे रहे हैं, सीधे सीधे बोर्ड के पास, फॉर पासिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड द सेंटेंस इफ एनी पास बाय द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव नो इफेक्ट। अगर वो उसने बोर्ड के पास भेज दिया और उसने कोई ऑर्डर किया है, वेदर जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर किया है उसने सेंटेंस है, अगर कोई पास किया है तो उसको कोर्ट शैल नॉट बी ड्यू टू हैव नो इफेक्ट, तो कोर्ट के पास उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता है, ठीक है। नाउ इन केस अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द प्रोटेक्टिव custody while the person in claim of being a child is being inquired into, such person may be placed in the intervening period in the place of safety। उसको हम कहाँ रखेंगे, place of safety पर,
प्लेस ऑफ सेफ्टी, ओपन शेल्टर, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई थी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप लोगों का आज के लिए इतना ही ज़रूरी था। आप इसको पढ़ लें, समझ लें। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं आप लोगों का जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोगों का मोटिवेशन ही मेरा ये वीडियो बनाने का रास्ता है। सो प्लीज़ ठोको लाइक्स। ओके।